कांग्रेस मुक्त भारत होता जा रहा है। एक के बाद एक राज्य कांग्रेस मुक्त होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये भाजपा कर रही है। कुछ कांग्रेस के जो नेता हैं यानी कांग्रेस आला कमान है उसकी गलतियों के कारण कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है, और कुछ भाजपा की जो रणनीति है उस रणनीति में कांग्रेस फंस जाती है। यानी भाजपा जो चक्रव्यूह बनाती है उसमें कांग्रेस अक्सर फंस जाती है और वो उस चक्रव्यूह को भेद नहीं पाती है, और नतीजा ये होती है कि उस राज्य में उसको करारी हार का सामना करना पड़ता है। महाराष्ट्र में ऐसा ही होगा। महाराष्ट्र में आपको पता होगा कि भाजपा की रणनीति में महाविकास आघाड़ी गठबंधन फंस गया। विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि शिवसेना में दो भाग हो गए थे, एक तो शिवसेना यूटी और एक शिंदे की शिवसेना। तो शिवसेना जो कि महाराष्ट्र में एक ताकतवर लोकल पार्टी थी वो कमजोर हो गई, और इससे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को मुंह की खाना पड़ी। अब महाराष्ट्र में इस समय कुछ महीनों बाद में आपके ये बीएमसी मुंबई के चुनाव हैं और स्थानीय निकाय के चुनाव हैं। उसके पहले भाजपा ने फिर से अपना एक चक्रव्यूह रचा है, और इस चक्रव्यूह में कांग्रेस फिर फंस गई है। यानी कि भाजपा ने इस समय ऐसा चक्रव्यूह रखा है कि जो कांग्रेस के नेतृत्व वाला महाविकास आघाड़ी गठबंधन है उसकी जो 3 पार्टियां हैं उसमें से शिवसेना यूटी जल्द ही इस गठबंधन से अलग हो सकती है। और शिवसेना यूटी जो कि सबसे बड़ी पार्टी है इस गठबंधन में, सबसे ज्यादा विधायक इसी पार्टी के हैं, तो अगर ये ऐसे गठबंधन से अलग होती है तो इस गठबंधन का कमजोर होना लगभग तय है। और इससे जो बीएमसी मुंबई में जो कांग्रेस जो दावेदारी कर रही है, एनसीपी कर रही, शरद पवार की, उसकी वो दावेदारी कमजोर हो जाएगी। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो कांग्रेस और केजरीवाल की पार्टी आप पार्टी के बीच में गठबंधन लगभग होना तय था। लेकिन भाजपा ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि कांग्रेस आप पार्टी से अलग हो गई, और राहुल गांधी ने अलग चुनाव लड़ा रहा है। राहुल गांधी की ओर से ऐसे स्टेटमेंट आए, केजरीवाल की ओर से स्टेटमेंट आए कि दोनों पार्टियों में दूरी बढ़ी। नतीजा ये क्या हुआ, दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा और केजरीवाल को मुंह की खाना पड़ी, क्योंकि कांग्रेस ने केजरीवाल की वोट बैंक में शेन लगा दी और कांग्रेस को यहाँ पर मुंह की खाना पड़ी। तो अब बात करें हम बिहार की, है ना, तो बिहार में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। बिहार में जो आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर मतभेद है। कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। अब आपको सभी को पता होगा कि जिस तरह से चुनाव आयोग के खिलाफ जो रैली हुई, मतदाता चुनाव सूचियां थी उसका पुनरीक्षण के खिलाफ जिस तरह से रैली हुई, इस रैली में पहले तो आरजेडी के दबाव में राहुल गांधी ने पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को किनारे कर दिया, और फिर दिल्ली में ये राहुल गांधी ने पप्पू यादव को दिल्ली बुलाया और उनसे मुलाकात की। तो इससे आरजेडी और उनके बीच में दूरियां बढ़ गई। तो मतलब ये कहा जाए कि कांग्रेस की रणनीति कहीं भी परफेक्ट नहीं होती है, और भाजपा की रणनीति की हम बात करें तो भाजपा की रणनीति परफेक्ट होती है। एक बार उसने अगर लक्ष्य तय कर लिया कि ये राज्य हमें फतेह करना है तो उसको करके ही छोड़ती है। अब दिल्ली की उदाहरण ले लें, दिल्ली में 11 साल तक केजरीवाल की सरकार रही, लेकिन भाजपा लगातार प्रयास करती रही और पीछे पड़ी रही, और एक समय ऐसा आया कि उसने केजरीवाल को पटखनी दे दी। अब उसका निशाना, अगला निशाना आपका ये पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस और वामपंथी पार्टी 3 प्रमुख पार्टियां हैं। तो कांग्रेस लगातार कोशिश करती रही पिछले विधानसभा चुनाव में भी कि किसी तरह टीएमसी से और उसका समझौता हो जाए, लेकिन टीएमसी कांग्रेस को बंगाल में घुसने नहीं देना चाहती है, तो वो किसी भी तरह से कांग्रेस को भाव नहीं देती है। अब लेकिन ये जो टीएमसी के आपका देखा होगा ममता बनर्जी का रवैया कि वे कहते हैं कि आप महागठबंधन में हम रहेंगे लेकिन बंगाल में आपको कोई भी सीट नहीं देंगे, ना आप बंगाल में हम आपसे कोई मतलब रखेंगे। तो ये कैसा गठबंधन है भाई कि बंगाल के बाहर आपका गठबंधन है ममता दीदी थे और बंगाल में आपका गठबंधन है नहीं। और इसका परिणाम ये होता है कि जैसे बंगाल में अब आप जैसे विधानसभा चुनाव अगले साल होंगे तो कांग्रेस वाला मोर्चा अलग लड़ेगा, ममता बनर्जी वाला मोर्चा अलग लड़ेगा, और भाजपा एक तरफी रहेगी। कांग्रेस और वामपंथी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अब बात करें हम तो टीएमसी की बात करें और कांग्रेस की बात करें, वाम मोर्चे की बात करें, सबकी जो मेन वोट बैंक है वो मुस्लिम है। तो जाहिर सी बात है जब 2 मोर्चे लड़ेंगे जिनका वोट बैंक सामान्य है
तो वो एक दूसरे को कमजोर करेंगे, लिहाजा इसमें फायदा भाजपा को होगा। और ओवैसी की पार्टी भी बंगाल में चुनाव जैसे लड़ेगी। अब बिहार में आप देखेंगे तो बिहार में भाजपा की रणनीति ने तो भाजपा की जो रणनीति थी कि किसी तरह मुस्लिम वोट बैंक बढ़ जाए, है ना, और ओवैसी जी महागठबंधन में न जा पाए, तो वैसा ही हुआ। असदुद्दीन ओवैसी को लालू प्रसाद यादव ने महागठबंधन लेने से इनकार कर दिया। तो अब बिहार का जो चुनावी माहौल है इस समय, तो वो एक तरफ आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन है, उसमें एक और भी पार्टियां हैं। अब तीसरी तरफ भी ये असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो भी अपनी छोटी छोटी पार्टियों को लेकर गठबंधन बना रहे हैं ना, और भाजपा तो मैदान में है। तो भाजपा के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन मजबूत है। और ये बात मान के चलो कि पिछली बार सीमांचल क्षेत्र में असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी को बहुत नुकसान पहुंचाया था। तो आरजेडी ने ये वही गलती की जो गलती दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से हुई थी, यानी कि इनने कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में हल्के लिया था, वही आरजेडी बिहार में असदुद्दीन ओवैसी को हल्के में ले रही है। नतीजा ये होगा कि बिहार में भी ये गठबंधन को मुंह की खाना पड़ सकती है। हालांकि तेजस्वी यादव अति आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, लेकिन उनके परिवार में भी फूट है ना। तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई जो तेज प्रताप सिंह हैं, वो नई पार्टी बनाने की कोशिश में कर रहे हैं, और भाजपा पर्दे के पीछे हो सकता है सपोर्ट कर रही हो तेज प्रताप सिंह का, क्योंकि एक परिवार में अगर दो भाई लड़ते हैं तो नुकसान परिवार का ही होता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो लोकल दल हैं और कांग्रेस के साथी हैं, वो कहीं ना कहीं भाजपा के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, और वो भाजपा ऐसा चक्रव्यूह बनाती है कि ये इससे निकल भी नहीं पाते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि चुनाव में इनको मुंह की खाना पड़ती है। तो आपने देखा कि किस तरह से भाजपा एक के बाद एक राज्य फतेह करती जा रही है। दिल्ली और बंगाल दो विपक्ष ऐसे करते हैं जिन पर भाजपा फतेह नहीं कर पाई थी। भाजपा ने दिल्ली तो फतेह कर ली, अब वो बंगाल को भी फतेह करने के लिए पूरी दी जान से जुटी हुई है।